जय हिंद बच्चों, भारतीय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th गोधुली के चैप्टर नंबर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि चैप्टर से निकाला गया है और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ आप लोग नोट करते हुए आप समझते जाइए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नलिन विलोचन शर्मा। क्योंकि अमरकांत तो नहीं है, तो दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा। फिर प्रश्न नंबर 2 में है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है? तो कहानी जो विष के दांत हैं, तो इसमें सामाजिक के बारे में बताया गया है, सामाजिक का स्वरूप दृश्य दिखाया गया है, उसका अमीरी और गरीबी का पहचान किया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सामाजिक। फिर प्रश्न नंबर 3 में है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 में है फिर कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बदरघाट, पटना। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो बदरघाट, पटना में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रत्नावती, रत्नावती शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। फिर प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रमा, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, यानी कि हिंदी के जो विभाग का अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे। 7 का, नलिन विलोचन शर्मा का पटना में जो विभाग के अध्यक्ष बने थे, हिंदी विभाग का अध्यक्ष जो बने थे वो कब बने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1959, यानी कि ये जो नलिन विलोचन शर्मा जो थे, ये पटना का जो विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष जो बने थे वो 1959 ईस्वी में बने थे। फिर प्रश्न नंबर 8 में है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, ठीक है। 14 सितंबर नहीं, ये ए हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को हो गया। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। बस ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पलटा दिया है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, इसीलिए जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारा के सारा हम इसका करा रहे हैं। इसका पलटा दिया गया है आंसर इसका सामाजिक का। ये विष के दांत कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है, तो वही तो यहाँ बताया गया कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में, तो यही विष के दांत ही कहानी लिखे हैं। कहानियों में किसके तत्व समग्रता, मतलब किसके तत्व मिला रहता है, तो किसका तत्व मिला रहता है? तो आंसर मार दीजिए आप लोग सी, सामाजिकता का तत्व मिला हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में है कि विष के दांत पाठ की विद्या है। विष के दांत जो है पाठ का की विद्या है, तो वो कैसा है, कैसा विष के दांत है, पाठ कौन सा है? निबंध नहीं है, व्यक्ति चित्र नहीं है, कविता भी नहीं है, ये कहानी है। विष के दांत जो है एक कहानी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का देखते हैं कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्गत अंतर विरोधी विरोधों को उजागर करते हैं। मतलब इसके दांत जो हैं, ये कहानी जो है किस वर्ग का विरोध करते हैं, अंतर विरोध करते हैं और उसका उजागर करते हैं। तो किस वर्ग का उजागर करते हैं? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग, नहीं, अंतर विरोध,
किसको करने के लिए बोलते हैं? तो निम्न वर्ग, यानी कि छोटे वर्ग जितने भी हैं वो सब अंतर्विरोध करने के लिए, कहने के लिए ये कहानी सीख देता है। वो भी किसका किसका विरोध करने के लिए? तो वो जो शोषित होता है, जो पूंजीपति होता है, उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि वो जितना भी गरीब लोग हैं उसको ठीक ढंग से देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 में है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। गिरधर लाल मदन का पिता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में गिरधर लाल का बेटा कौन है? देखिए ये जो है उल्टा के पूछ दिया गया कि गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या है। तो वहाँ पर पिता का नाम था कि गिरधर लाल कौन था, तो यहाँ बेटा का नाम था मदन था, तो यहाँ गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मदन। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 इसमें दिया गया है कि खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी के पात्र हैं? इसमें खोखा भी आया है एक, जो कि वो विष के दांत के पात्र हैं, विष के दांत के कहानी का पात्र हैं। ठीक है, 15 नंबर, प्रश्न नंबर 15, खोखा खोखी का अर्थ है। आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया गया है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है, तो उसका होता है बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये तो लिया गया है बंगला भाषा का, यानी कि बच्चा बच्ची को खोखा खोखी कहा जाता है बंगला में, बंगला भाषा में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो किसका बेटा है? तो यहाँ सैन साहब का नहीं है, तो किसका है? गिरधर लाल का है, तो आंसर हो जाएगा बी, गिरधर लाल का। वहाँ पूछा था गिरधर लाल का बेटा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पूछ दिया मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है। फिर प्रश्न नंबर 18, सैन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो सैन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो सैन साहब की लड़कियाँ जो थी वो 5 थी, ऑप्शन डी 5। फिर प्रश्न नंबर 19, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां थी? देखिए यहाँ 5 लड़की थी और यहाँ पर पांचों नाम बता दिया गया कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटी थी? तो किनकी बेटी थी? तो सैन साहब की थी, तो ऑप्शन सी, सैन साहब। ठीक है, इससे कभी भी बाहर नहीं जाएगा। जितना भी पॉइंट इसका है टोटल पॉइंट निकाल करके इसका ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसको सही ढंग से आप अपना अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20, नाउमीद बुढ़ापे की आँखों का तारा है। आप कहानी जब पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि ये जो खोखा जो था सैन साहब का जो बेटा था वो बुढ़ापे समय में इसका जन्म हुआ था, इसलिए नाउमीद बुढ़ापे की आँखों का तारा था। तो कौन था? तारा है, कौन है? तो खोखा है। खोखा ही बुढ़ापे के समय में इसका जन्म हुआ था, खोखा का। चलिए तो 21 नंबर देखते हैं, खोखा का क्या नाम है? क्या नाम है दूसरा खोखा का? तो खोखा का जो नाम है वो दूसरा नाम क्या है? तो खोखा का नाम है कासू। देखिए यहाँ लिख दिया है किसु, कुसु, कासू। तो कासू कितना नंबर पे आता है? ऑप्शन नंबर सी पे, तो आंसर हो जाएगा सी, कासू। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे खतरा हो रहा था? तो एक ही चीज़ से खतरा हो रहा था, वो खोखा से, उसके खुद बेटे से ही खतरा था, दूसरे किसी अन्य से नहीं था। ठीक है, पांचों लड़की से खतरा तो था ही नहीं क्योंकि वो डिसिप्लिन से रहती थी। प्रश्न नंबर 23 में किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? ठीक है, यानी कि किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार से? तो वो जो है बेटी के लिए तो ठीक था नियम उसका, लेकिन बेटा के लिए नियम गलत था। वो कुछ भी तोड़ फोड़ करता था तो उस पर ध्यान नहीं देता था सैन साहब। ठीक है, लेकिन बेटी अगर कुछ गलत कर देती थी तो बहुत ध्यान देता था, इसीलिए वो नियम जो कानून जो तोड़ दिया था वो अपने बेटे के लिए, खोखा के लिए ही तोड़ दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 में है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं,
यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ठीक है, ये जो पंक्ति हैं वो किस कहानी के पात्र में बोला है, यानी कि कौन सा पात्र था, कौन सा ये उसमें रोल निभा रहा था जो कि ये कहा था। ठीक है, तो 24 नंबर का उत्तर हो जाएगा सैन साहब ने। जब सैन साहब का बेटा जब वो उसके कार को छू रहा था तो उसके शोफर जो ड्राइवर जो धकेल दिया था, उसके बाद फिर रात्रि में बुला करके गिरधर लाल बाबू को बोला कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तभी वो सैन साहब बोलने के बाद उसको गिरधर लाल बाबू ने अपने बेटे को बहुत जाकर पीटा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 24 हो गया। प्रश्न नंबर 25, सैन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ठीक है, वो उसी वक्त का बात है जब अभी बोले हम कि रात्रि में जब वो सैन साहब के बुलावे पे गए गिरधर लाल, तो वहाँ पर बहुत फटकार लगाया कि आपके बेटे ने ये कर दिया, गाड़ी छू लिया, वो कर दिया। ठीक है, तो ये है गिरधर लाल को फटकार लगाई थी सैन साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, मदन अक्सर किसके हाथों में पीटता था। देखिए पूछ दिया, बार बार ये ध्यान में रखना है कि जितना भी है A to Z चैप्टर का निकाला गया प्रश्न है, जो कि इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मदन अक्सर किसके, और भी और मतलब और क्या, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट एक लाइन से निकाला गया है। ठीक है, तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो किसके हाथों से पीटता था, अपने पिता से ही पीटता था। क्योंकि जब कुछ गलती कर देता था थोड़ा सा भी, तो सैन साहब उसके पिता को बुला करके उसका कंप्लेंट कर देता था, उसके बाद वो अपने घर आकर के बहुत ज़्यादा पीटता था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 27, कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहते थे। शरीक मतलब उसमें मौजूद होना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे। तो कासू जो था वो मदन कौन सा खेल खेल रहा था जो कि वहाँ पर शामिल होने के लिए उसका मन इच्छा जता गया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं, तो लट्टू। तो लट्टू खेल रहा था, जो कि वहाँ पर खोखा आकर के कहा कि हम भी लट्टू घुमाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर प्रश्न 28, खोखा के दांत किसने तोड़े। ठीक है, जब लट्टू दिया उसके बाद घुमाया नहीं दिया उसने, तो दोनों में झंझट झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ठीक है, झगड़ा होने के बाद फिर वहाँ पर मार होने लगा। मार होने के बाद फिर वहाँ 2-4 दांत 5 दांत तोड़ दिया। तो किसके तोड़े थे, तो यहाँ मदन ने तोड़े थे खोखा के। क्या याद रखना है, खोखा के जो दांत तोड़े थे वो किसने तोड़े थे, मदन ने। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 29 में दिया गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। देखिए आ गया, तो कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो 4 दांत इसका तोड़ दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30, ये ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 30, चलिए, सैन साहब की कार की कीमत कितना थी। सैन साहब का कार जो थी वो कितने कीमत की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,500 रुपये की। वो जो काली कार लिए थे न्यू वाली, तो उसका दाम जो था वो 7,500। ठीक है, प्रश्न संख्या 31, सैन साहब के आँखों का तारा है। सैन साहब का आँखों का तारा है, तो कौन तारा है। ठीक है, कौन तारा है, तो खोखा है। प्रश्न संख्या 32, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो से किससे। मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता था तो वो भी किससे, और किसी से नहीं, खोखा से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 33, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, ये जो पंक्ति लिया गया है वो कौन सा पाठ से लिया गया है। क्या नाखून क्यों बरते से लिया गया है, नहीं। नौबत खाने से लिया गया है, नहीं। विष के दांत से लिया गया है, हाँ ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो पंक्ति लिया गया है वो किस कहानी से लिया गया है, तो विष के दांत से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34, सैन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। देखिए आ गया,
किस रंग की थी? तो लाल नहीं थी, काली थी। उसका मोटर कार जो 7,500 रुपये में खरीदे थे वो काली थी। प्रश्न संख्या 35। ठीक है। महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन हैं? नलिनी लोचन शर्मा। ठीक है। प्रश्न संख्या 36। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रख गए? ठीक है। जब ड्राइंग रूम में सेन साहब और उसके मित्रगण जो बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो किसके व्यंग यानी कि किसके कहने पर सेन साहब ऐड कर रह गए थे? तो वो था पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 37। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र उस समय क्या थी? तो करीब 5-6 साल के थे, 5-6 साल के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब हमेशा अपने बेटे को या तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो कुछ भी तोड़फोड़ करते थे तो उसके पिताश्री सेन साहब ने कहते थे मेरा बेटा तो इंजीनियर है, इसमें इसको तोड़ तोड़ कर इसमें देख रहा है कि अंदर आखिर है क्या। ठीक है ना। इसलिए उसको बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न संख्या 39। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो पिछली बत्ती का जो लाल शीशा था वो किसने चकनाचूर किया था? तो वो था मदन नहीं था, कासू। उसका सफ़र भी नहीं था तो कासू था। कासू ने ही पिछले जो हेडलाइट था, जो हेडलाइट तो नहीं कहेंगे, पिछले का जो कार था, कार का जो शीशा था, ठीक है, जिसको इंडिकेटर भी कहते हैं, उसका किसने तोड़ दिया था? कासू ने। प्रश्न संख्या 40। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो किस पाठ का है ये गद्यांश? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, विष के दांत। विष के दांत से ही ये पंक्ति लिया गया है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विष के दांत। प्रश्न संख्या 41। खोखा के पिता हैं। खोखा के पिता कौन हैं? तो इसका तो हो जाएगा सेन साहब। खोखा के पिता सेन साहब हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 42। किसके लिए घर के अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? किसके लिए घर का नियम कानून सब अलग हो गया था और दूसरी तरह शिक्षा भी था उसका? ना ही स्कूल जाता था, स्कूल तो जाता था लेकिन एकदम डिसिप्लिन से रहता था। ठीक है। तो वो किसके लिए था? बेटियों के लिए। बेटियों के लिए एकदम घर के नियम कानून अलग था बेटों से। प्रश्न संख्या 43। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो ये सेन साहब, पहले भी आ चुका है ये, सॉरी 2 बार आ गया, सॉरी सेन साहब के धर्मपत्नी नहीं, सेन साहब। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 44। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो किरानी थे। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 45। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में जो है वो कौन है? तो वो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 46। किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत हैं? तो किनकी लड़कियां हैं? तो वो हैं सेन साहब की लड़कियां। सेन साहब की लड़कियां जो हैं पूरी तरह से नियम कानून से, तहजीब से, डिसिप्लिन से रहती हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 48। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? यहाँ पर किसकी बहनें हैं थी? तो किनकी बहनें थी? तो खोखा की। ठीक है। खोखा की बहनें थी, जो कि वो पांचों तो बहन डिसिप्लिन से रहती थी, लेकिन ये खोखा डिसिप्लिन से रहता नहीं था। प्रश्न संख्या 49। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो किसे का इस बात पर गर्व है? तो अपने माता पिता को। ठीक है। प्रश्न संख्या
50। शोफर शब्द का अर्थ है, शोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्राइवर है। शोफर शब्द का अर्थ जो होता है, उसका मतलब जो होता है वो ड्राइवर होता है। तो ठीक है, आज इतना ही। आज चैप्टर नंबर 2 का सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन, और सभी कोई अपना मेहनत करते रहिए और सही नंबर लाइए। ठीक है, अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का इसका उत्तर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले दिन। सभी को जय हिंद।